उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आज सुनिए 5वीं कड़ी। मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, पर वो है, कहीं ना कहीं तो है। एक था बाजीगर। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और इस बाजीगर को नहीं था हारने का डर। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण, नहीं। परदेश में था उसका काम। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी राजा हिंदुस्तानी भी है उसका नाम। जाना नहीं। ताल में था उसकी कलम का कमाल। और दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे ने मचाया खूब धमाल। मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर या चुरा कर ले जाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जादू जावेद के इलम का। तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। कमाल जावेद सिद्दीकी की कलम का। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों की। पिछले हफ्ते आपने सुना बख्शी साहब मरहूम जब वो गाना लिखते थे तो उनकी पहली शर्त जो होती थी वो ये होती थी कि देखो भाई मुझे बांधो मत, मुझे आजाद छोड़ दो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी एक पता नहीं हमने अपनी एक फिल्म का जिक्र किया नहीं, ताल का। ताल पर हम अब आने वाले हैं। अच्छा, ताल में एक गाना है इश्क इश्क। उस इमली से खट्टा इश्क, गुड़ से मीठा इश्क, वो आप सुनने वालों को जरूर सुनाइएगा। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो सिमिलीज उस आदमी ने यूज किए हैं और जितनी सादगी से, इतने सिंपल तरीके से, कोई प्रिटेंशन नहीं है, कोई शायरी ऊंची नहीं है, कोई उड़ान ऐसी नहीं है कि आदमी की समझ में नहीं आए। मध्यम सुर का गाना है लेकिन वो गाना ऐसा जाके तीर की तरह दिल पे लगता है। मैं जब भी उसे सुनता हूँ तो मेरी आंखें हमेशा जलने लगती हैं क्योंकि मुझे बख्शी साहब ने वो खुद गा के सुनाया था। मेरे पास टेप है उनका। अच्छा, ये गाना जो है, ये गाना उन्होंने इस फिल्म के लिए नहीं लिखा था जी। ये गाना उन्होंने किसी दूसरी फिल्म के लिए लिखा था, लेकिन ये, और वो सुभाष घई की अपनी पिक्चर थी जो बंद हो गई। जी जी। और जब उन्होंने मुझे ये सुनाया तो मैंने कहा साहब कुछ भी हो जाए ये गाना तो चाहिए चाहिए। और मैं सुभाष जी के गले पड़ गया। मैंने कहा साहब देखिए, खुदा के वास्ते आप ये गाना किसी सूरत से डाल पिक्चर में। खैर सुभाष जी भी बहुत ही गुणी आदमी हैं, उनको भी पता था कि गाना कितना अच्छा है और वो गाना आया और लोगों को आज तक बहुत पसंद आता है वो गाना। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना, इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। गुड़ से मीठा
तुझसे मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क, वादा ये पक्का इश्क इश्क, धागा ये कच्चा इश्क इश्क, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो। तुझसे मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क, तुझसे मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। उजाले उनकी यादों के। ताल एक ऐसी फिल्म है जो आम तौर पर जो फिल्मों की रवायत रही है उससे हटके फिल्म थी। आपने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, इस फिल्म के बारे में बताइए कि ये कहां से, किस तरह से इस फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ था। देखिए, अपने हमारे जो सुभाष जी हैं जी, वो काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं जी, और मेरा ख्याल है उन्हें तो हरफन मौला कहना चाहिए जी, इसलिए कि एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, उसके बाद राइटर बने, फिर डायरेक्टर बने, फिर प्रोड्यूसर बने, म्यूज़िक भी जानते हैं। तो ये आइडिया उन्हें कहाँ से मिला वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि आइडिया उनका जी, मुझे उन्होंने कहानी का जब आइडिया सुनाया तो काफ़ी हद तक पका हुआ था और मुझे बहुत पसंद आया और मैंने कहा कि नहीं, इस पे काम किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ ये थी कि हमारे पास क्लाइमेक्स नहीं बन रहा था, क्योंकि क्लाइमेक्स था ही नहीं उसमें कि वो लड़की जो है वो अपना माइंड कैसे चेंज कर देती है, एकदम से क्या हो जाता है। और अगेन वहाँ एक ये जो लड़का जो है ये ऑब्सेस लवर है, लेकिन दूसरे किस्म का ऑब्सेस लवर है। लेकिन सुभाष जी पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि इसका जो स्कोरिंग पॉइंट है वो म्यूजिक है। जिंदगी में हाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। और इसलिए उसमें म्यूजिक की पूरी गुंजाइश रखी गई, क्योंकि कैरेक्टर जो हैं वो भी म्यूजिशियन, म्यूजिक से उनका ताल्लुक है। अपने जो बुजुर्ग हैं, क्या नाम उनका, आलोक जी, जी, आलोक जी जो हैं वो एक म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, म्यूजिक पढ़ाते हैं, म्यूजिशियन हैं, बेटी भी उनकी। और फिर यहाँ जब वो शहर में आते हैं तो अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है, लेकिन अनिल कपूर का कैरेक्टर जो है वो एक एंटी हीरो तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि वो एक रिवर्स एंगल पेश करता है। जी हाँ। म्यूजिक को हम जब कमर्शलाइज करते हैं, किस तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल हो सकता है, वो एक तरीके से एक बड़ा गहरा टॉन्ट भी है कि हम लोग क्या रहे हैं अपनी ही म्यूजिक के साथ। हम बड़े खुश होकर रिमिक्स करते हैं पुराने अच्छे गानों को, लेकिन उस रिमिक्सिंग का नतीजा क्या निकल रहा है। हो सकता है कि वो बहुत रेवेन्यू लेकर आता हो, पैसे लेकर आता हो, वो जो काम वो हो रहा है, लेकिन ये कि क्या वो होना चाहिए, और अगर वो होना चाहिए तो किस हद तक होना चाहिए। आपको ये हक नहीं है कि आप अपने क्लासिक्स को खराब कर दें, आप अपने फोक्स को खराब कर दें, क्योंकि फोक उस वक्त तक हो ही नहीं सकता, फोक जब तक कि वो सैकड़ों साल से जिंदा ना हो। और अगर उसमें से इतने साल जिंदा रहने की शक्ति है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी खास बात होती है, एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू उसको चेंज करना या खराब करने का। तो वो एक अच्छा टॉन्ट उन्होंने दिया था, वो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक चार्ट है जो जिस पर लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। परफॉर्मेंसेस भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे थे। अनिल कपूर वाज रियली ब्रिलियंट, कमाल की एक्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने की।
मानसी जी, मुझे मालूम नहीं कि आपकी पिछली सैड स्टोरी क्या है, लेकिन इस कामयाबी के लिए आपको दुख, दर्द और धक्के खाना बहुत जरूरी है। आपने भी धक्के बहुत खाए हैं, लगता है। बहुत धक्के खाए हैं। हिंदी फिल्म की उस हीरो की तरह जिसकी माँ को बचपन में उसका बाप छोड़ के चला गया। सिलाई कर करके मेरी माई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, संगीत सिखाया, और फिर वो मर गई। मरते मरते 20वीं सदी के कुछ उसूल छोड़ गई। उसूल 20वीं सदी के। प्यार बलिदान से महान होता है। नेकी कर, दरिया में डाल, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बीए पास करने के बाद 5 साल इन उसूलों पे चला। क्या हुआ? बहुत भूखा मरा, बहुत खाने के वांदे हो गए। स्टेज बैंड के पीछे ये छैना बजाता था मैं, छैना। और ये हमारे बैनर्जी है ना, ये फोटोग्राफी करते थे। क्यों बैनर्जी? फिर हमारी जिंदगी ने एक नया टर्न लिया। हमारी जिंदगी में एक जयदेव मामा, हमारे मुंह बोले मामा जयदेव, उन्होंने हमें 21वीं सदी के 7 उसूल सिखाए, 7 कमांडमेंट्स। उन्होंने कहा कप्पू बेटा, ये पुराने असूल बदलो और 21वीं सदी के नए बंदे बनो। पहला असूल, प्यार सही लेन देन से ही मजबूत रहता है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। नेकी करो पहले खुद से, फिर दूसरों से। मी फर्स्ट, मी फर्स्ट। बिना फल के सब कर्म बेकार है। फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है? ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है दुकानदारी, बिजनेस। कंपटीशन में जीतने के लिए जरूरी है जलन, जेलसी, ईर्ष्या। अमीर बनने के लिए जरूरी है लालच, ग्रीड। बड़ा बनने के लिए जरूरी है दूसरे को छोटा दिखाओ, खटिम टू साथ। 7 साल मैंने इन्हें फॉलो किया और देखिए कप्पू से विक्रांत कपूर बन गया। एंड अपना जो अक्षय खन्ना जो है जी, वो भी बहुत सिंसियर एक्टर है, बहुत ही अच्छा, बहुत सटल और बहुत सिंसियर एक्टर है। और उसने कुछ सीन तो कमाल के किए। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग दिल्ली के एक होटल में शूटिंग कर रहे थे और सीन वो था जिसमें वो गिलास तोड़ता है कि अगर एक गिलास तोड़ने से ऐसा होता मैं 7 गिलास तोड़ता हूँ। तो ये सीन इस तरह नहीं था, सीन कुछ दूसरे तरीके से लिखा गया था। लेकिन अक्षय ने सुभाष जी से कहा कि सर अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इसको अपने तरीके से करना चाहता हूँ। कैसे करना चाहते हैं आप बताइए। और उन्होंने अक्षय ने वो थोड़ी देर के लिए चले गए और जब वापस आए तो उनका जो पूरा मूड था, जो मिजाज था, जो लुक था, वो ऐसा मालूम होता था कि वो चेंज हो गया है। और उसके बाद उसने वो एक सिंगल टेक किया एंड दैट वाज एन ओके टेक। वाह वाह। तो उस आदमी का जो डेडिकेशन था वो वाकई देखने लायक था। भाई साहब को क्या बता दे, उन्हें कोई भी थप्पड़ मार दे और वो चुपचाप सहले? नो, वी विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस, एनी नॉनसेंस। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर मानव? अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? असली सत्य मैं समझाती हूँ सुलभामा। जब 21 साल का नौजवान लड़का इश्क में अंधा हो जाता है तब वो अक्सर इसी तरह से बर्ताव करता है। तब वो सिर्फ अपनी ही नहीं, सारे खानदान की तकदीर बदलना चाहता है। और मानव, पूरे खानदान की तकदीर तो नहीं बदलने देंगे तुम्हें। तकदीर तो बदल चुकी है अंकल। आपका मानव किसी का हो चुका है। देखना चाहेंगे तो देखिए, ये है मानव की मानसी जो इस घर की बहू बनेगी। और एक दिन आप सब इसके चारों तरफ फैमिली फोटो खिंचा रहे होंगे। ये वादा है मानव का, आपसे, आपसे और आपसे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। और अगर लोग मेरे सुनने वाले बुरा ना माने तो मैं कहूँ कि वो ऐश्वर्या के परफॉर्मेंस की शायद पीक है। देखो मानव, सुनो और मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो। हमारे घर की लड़कियां इस प्यार के दायरे में नहीं पड़ती और उनका दायरा है सिर्फ उनके माता पिता और भाई बहन। समझता हूँ।
अलग हो, मैं अलग हूँ। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे बाबा के। उनकी भीतर की दुख दर्द को सिर्फ मैं समझती हूँ और उनकी दुख दर्द को और नहीं बढ़ाना चाहती मैं। हाँ बिल्कुल। बस तुम इतना समझ लो कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। कैसे समझ लूं जबकि सब कुछ है? सब कुछ क्या? कि हम दोनों में प्यार हो रहा है। बड़ी जिद्दी हो तुम। सच्चा भी हूँ। तो आखिरी बार मेरा भी ये सच्चा जवाब सुन लो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओके? नॉट ओके। इतना अच्छा काम उन्होंने, उसके बाद मुझे तो नहीं लगा उनका इतना अच्छा काम। जी जी। और वो इतनी खूबसूरत भी नहीं दिखाई दी उसमें। वहाँ तो ऐसा लगता है कि कैमरा जो है वो आशिक हो गया है ऐश्वर्या के ऊपर। हालांकि वो बहुत हसीन है। जी जी। लेकिन ये कि वहाँ तो पता नहीं, वो कुछ कमाल ही दिखाई दे रही थी। बहुत फिल्म में एक अजीब मूड है, एक अजीब मज़ा है, जो मेरा ख्याल है सुभाष घई का जो पैशन है, जो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है फिल्मों के लिए, उसका नतीजा है। जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो कमाल का इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो आगे पीछे कुछ देखते नहीं है। ये फिल्म अब भी अगेन मैं कहूँगा कि उसमें म्यूज़िक ने जितना अहम रोल अदा किया है, वो उसकी कामयाबी की ज़मानत जो है वो म्यूज़िक ही है। जंगल में बोले कोयल
हर वक्त गुजर जाता है पर दर्द ठहर जाता है, सब भूल भी जाए कोई कुछ याद मगर आता है। जिस पेड़ को बेलिए लिपटे वो सूखे ढूंढे सिमटे, फूलों के बाग का वादा पर काटे गले ज्यादा, ना दवा लगे ना दुआ लगे ये प्रेम रोग है। कहीं आग लगे लग जावे है, कहीं आग लगे लग जावे है, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा। प्यार बड़ा हर जाई है पर प्यार बिना तन्हाई है। दिल मत देना कहते हैं सब दिल देते रहते हैं, जब नींद चुरा लेते हैं रात जगे मजा देते हैं। खुशियाँ किसी के गम से, रौनक किसी के दम से, कोई वचन नहीं चलता है कोई जतन नहीं चलता है, ना हो ये रोग तो सारे लोग ले ले में जोग हो। जंगल में बोले कोयल कुकू कुकू, जंगल में बोले कोयल कुकू। कहीं आग लगे कोई नाग डसे, कभी गगन गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए इस सोने दिल की पीड़ सही ना जा। इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा। आओ सैया, आओ सैया। म्यूजिक का जो सिनेरियो है उस पर बहुत ज्यादा फिल्में हमारे यहाँ बनी नहीं है, और कहते हैं कि ये बड़ा जोखिम भरा काम होता है सिनेमा में म्यूजिक इंडस्ट्री को दिखाना। आपको क्या लगता है कि ताल ने क्या इस सिलसिले में एक जोखिम उठाया था म्यूजिक इंडस्ट्री पर फिल्म बना के, म्यूजिक के परिदृश्य पर फिल्म बना के? अगर आप सच पूछें तो म्यूजिक में जो कुछ होता है जी, और जो एक्सप्लॉयटेशंस म्यूजिक में किए जा रहे हैं या जो होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं दिखाए गए, उसकी सिर्फ एक झलक दिखाई गई है, और वो भी सजेशन सा है। हाँ, वो भी एक ये बताने के लिए कि ऐसा भी हो रहा है और ऐसा होता है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा फ्रॉड, लेकिन ये हमारे बिजनेस की भाषा है। हम दोस्तों से डांट के और दुश्मनों से प्यार से बात करते हैं। ये नए नए हैं, बम्बई की भाषा अभी नहीं समझते। आप कुछ बोलती नहीं? जी, मैं क्या बोलूं? कैसे कहिए?
जी मैं क्या बोलूं? आहा, जी मैं क्या बोलूं? क्या मुखड़ा है? आवाज भी अच्छी है। आप गाती भी है? हाँ हाँ जी, ये मतलब मुझसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। और डांस? डांस मतलब नृत्य में तो इन्होंने बीए किया है, संगीत में भी जी। That means I was right. मैं सही सोच रहा था और मेरी नजर सही थी कि here is a star of tomorrow. Yes. कपूर, और ये है मेरे दोस्त, मेरे मैनेजर, मेरे सेक्रेटरी, मेरे हमदम इस कंपनी के करता धरता बैनर्जी। हाँ कपूर, वो बड़ौदा से चैरिटी शो वाले सुतार भाई आए हैं। ये सुतार को तो मैं अभी उतारता हूँ। सैमी, उसे कहो कि हम पूरा साल तक बुकड हैं, 50 लाख रुपए लगेंगे एक शो के। कोई चैरिटी फैरिटी नहीं, 50 लाख रुपए दो, माल दोगे तो काम होगा। हाँ, टेक इट और लीव इट, ओके? ये मुंबई है प्रभा जी, यहाँ हर चीज दिखावा जिसे हम शोमैनशिप कहते हैं, सजावट है जिसे हम पब्लिसिटी कहते हैं, और बनावट है जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं। अब देखिए हम मानसी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। अगर ये टेस्ट में पास हो गई तो। अरे लेकिन कप्पू ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तो बता दो भाई। एक तो गाने का और दूसरा वीडियो टेस्ट देना होगा। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि हमारे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप शादी नहीं कर सकती जी। न शादी, न दोस्ती, न इश्क, न मोहब्बत। नोप नोप। देखिए मानसी जी, हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। और मेरा ख्याल है आज जो म्यूज़िक का जो हाल है कि एक गाना सुबह रिलीज़ होता है और शाम तक लोग उसे भूल जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम लोग जो अपनी म्यूज़िक के ताल्लुक़ से उतने संजीदा नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। पहले हम म्यूज़िक को वही अदब देते थे, वही उसके साथ सलूक करते थे जिसको वो डिजर्व करती है। बिल्कुल। लेकिन अभी वो सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करती है ऐसा लगता है। एक सिचुएशन है हमारे पास कि साहब हीरो हीरोइन को मिलना है और वहाँ एक गाना गाना है। गाना कहाँ होना चाहिए उनका? साहब गाना जो है अच्छा ऐसा काम करते हैं, क्लब में एक गाना डाल देते हैं। तो क्लब में किस किस्म का गाना होगा? वो एक हल्ला गुल्ला वाला गाना होना चाहिए। तो उस गाने का कोई कैरेक्टर नहीं होता। और ये मेरा तजुर्बा है यूनुस साहब कि जिस गाने का कोई कैरेक्टर नहीं होता वो गाना जिंदा नहीं रहता। बहुत सही, बहुत सही है। जावेद साहब, आपने बताया कि ताल का क्लाइमेक्स नहीं मिल रहा था, फिर उसे कैसे खोजा गया था? देखिए, ताल का जो मौजूदा क्लाइमेक्स है वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किया गया था, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है और उसी को रहने दिया गया, क्योंकि क्लाइमेक्स नहीं मिल रहा था। सर मेरी मुराद ये है, बन नहीं रहा था कि कुछ नहीं। आप देखिए ना, अभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अगर आप ईमानदारी से पूछे तो क्लाइमेक्स क्या है? लड़का जो शिकस्त खा के हार के ट्रेन पकड़ के वापस जा रहा है, वो हार चुका है। लड़की का हाथ उसके बाप के हाथ में है और लड़की कह रही है कि मुझे जाने दो बाबा, मुझे जाने दो मुझे, और वो उसे नहीं छोड़ रहा है। और एक शॉट, 2 शॉट, एक थोड़ा सा टाइम लैप्स, ये वो जो भी, और उसके बाद वो आदमी जो है वो उसको छोड़ देता है। वो कहता है जा जा तू इसके साथ जा, चली जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और वो लड़की जो है भागती है और ट्रेन पकड़ के उसके साथ निकल जाती। ये क्लाइमैक्स है। अगर कोई मुझसे पूछे, और कई लोगों ने पूछा भी मुझसे कि साहब ये बात बताइए कि इतने सब हंगामे के बाद अमरीश पुरी साहब ने अपना माइंड क्यों चेंज कर दिया? राइट। वो क्या चीज़ थी, वो क्या बात थी, वो क्या अदा थी, वो क्या एलिमेंट था जिसने उस आदमी को अपनी जिद से बाज आने के लिए मजबूर कर दिया? उसने चेंज कर दिया खुद को। क्यों किया? उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बज़ाहिर वो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन है जो सरफेस पे नहीं है लेकिन है, जहाँ वो आदमी ये फील कर रहा है, ये रियलाइज़ कर रहा है कि ये लव का जो इंटेंसिटी है वो ऐसी है कि मैं उसे नहीं तोड़ सकता, मैं हार चुका हूँ। जहाँ वो अपनी शिकस्त मान लेता है, कोई विजिबल चीज़ ऐसी नहीं है कि वो शिकस्त टूटती हुई उसकी शिकस्त जो है वो दिखाई दे, लेकिन है, वो फील होता है और वो चला जाता है। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी, मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी, 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 राज मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती बाबूजी, बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए बाबूजी, बाबूजी प्लीज बाबूजी, मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज बाबूजी, मुझे मेरे राज
जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा, अपने राज के पास जा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा बेटा जा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपको माफ कीजिए रोक रहा हूँ, कि क्या ओरिजिनल स्टोरी में क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसे ही था? स्टेशन, ट्रेन, जी जी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जी। आदित्य ने कुछ चेंज नहीं करने दिया। मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में यश जी का पूरा जो ग्रुप है जी, वो दे आर वेरी ऑनेस्ट टू देयर स्क्रिप्ट। एक मरतबा स्क्रिप्ट बन गया, जैसे डर के मामले में जब डर के रीडिंग हुई थी सनी और शाहरुख के सामने, तो यश जी ने एक ही जुमला कहा था कि आप लोगों को जो कुछ कहना है यहीं कह लीजिए, शूटिंग पे कुछ नहीं कहा जाएगा। वाह वाह वाह। तो ये उनका एक है उनके, और ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको जो कुछ करना है आप यहीं डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि कागज पे तब्दीलियां करने में बहुत वक्त होता है हमारे पास जी। साल, 1.5 साल, 2 साल तक एक स्क्रिप्ट पे काम होता है जी जी। फिल्म में उतना, शूटिंग के वक्त में उतना वक्त हमारे पास नहीं होता, लेकिन आमतौर पर बहुत से लोग जो हैं वो वक्त के वक्त तब्दीली करते हैं, चेंज करते हैं। वो कभी सही होती हैं, कभी सही नहीं होती। तो बात हो रही थी ताल की, तो ताल में भी यही था कि किस चीज़ ने माइंड चेंज किया, क्यों अनिल कपूर ने उस लड़की को जाने दिया। लेकिन ये कि इसके अलावा कोई उसका क्लाइमेक्स बनता भी नहीं है, क्योंकि बहरहाल हीरो को हीरोइन से मिलना है, उनका इश्क सच्चा है, और ख़ासतौर से अक्षय का तो बिल्कुल ऑब्सेसिव लव है, वो तो पागल है उसके लिए, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने सब बर्दाश्त किया उसको। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो एक एलिमेंट है जो आप फील तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते, शायद यही वर्क करता है। ऑडियंस शायद उसे फील कर लेती है, और इसीलिए उन्होंने ताल को भी पसंद किया, इसीलिए उन्होंने दिलवाले को भी पसंद किया। वरना कोई भी सवाल उठा सकता था, क्या बेवकूफ़ी है भाई ये, जी ऐसा थोड़ी होता है। और कितना टाइम लगेगा बैनर्जी? बस 3 रजिस्ट्री हो गई है, 2 कपल और बाकी रह गए, सब काम फिट फटाफट होता चला जा रहा है। पुलिस, सिक्योरिटी, हर चीज का इंतजाम है हमारे पास। नीला में हमने इंटरनेशनल प्रेस भी बुला रखी है। आखिरकार सुपरस्टार कप्पू मैरीज ब्यूटी क्वीन मानसी। सोमवार के दिन 7 लोग की शक्ति, शिव शक्ति का आशीर्वाद जरूर लेना बेटे, जीवन में जीत ही जीत होगी। सॉरी बाबा, इस वक्त मेरे पास सिक्का नहीं है। बाबा ये लीजिए। मनपसंद वर तुम्हें सदा सुखी रखे। कप्पू, इट्स ऑलमोस्ट डन। 5 मिनट में रजिस्ट्रार तुम्हें बुलाने वाला है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके ब्रह्मा, इन दोनों को लेकर आना। 5 मिनट में हम दोनों की शादी हो जाएगी। कमाल जिंदगी है। एक बात सच सच बताओगी, तुम खुश हो ना? तुम हाँ खुश हूँ। मुझसे प्यार करती हो? जी। मुझसे प्यार करती हो? ये क्या सवाल है? अभी अभी जो तुमने साधु को सिक्का दिया, उससे मुझे अपनी माँ की याद आ गई। माँ कहती थी, नेकी कर दरिया में डाल, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सच्चा प्यार बलिदान में है। और मामा जी कहते थे ये सब बकवास है, बस हासिल करो हासिल करो हासिल करो। जाने आज मुझे क्यों लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, और वो तुम्हारा मानव है ना, मानव, वो मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। और मुझे हारने की बिल्कुल आदत नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर हाल में मुझे जीतना है, और अगर तुम्हें मेरे एहसानों का जरा भी एहसास है तो तुम्हें मुझे जिताना होगा। मुझे। मैं कैसे? मेरे प्यार की तरफ देखो, मुझ में सिर्फ अहंकार है, चलन है, द्वेष है, हट है, हासिल करने का हट है। और मानव में ईश्वर है, सही ईश्वर है। उसके प्यार और सच्चे प्यार ने मुझे बहुत चोट, हमेशा चोट पहुंचाई है। सही तो कहा उसने कि मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई उत्सव नहीं, वो तो 2 आत्माओं का मेल है, जिसमें 2 जन जिंदगी भर साथ साथ जीते हैं। ठीक ही कहा उसने कि दुनिया जीत लेने से और अंग्रेजी कपड़े पहन लेने से हिंदुस्तानी लड़की अंग्रेज नहीं बन जाती। उसका पहला प्यार ही रहता है। देखो, मैं डायरेक्टर हूँ, जानता हूँ, अंदर की बात सुन लेता हूँ। तुम्हारे रोम रोम में मानव बसा हुआ है, और तुम्हारे खून की हर बूंद में भी। देखो, ये देखो। अरे पगली, तुम अपने प्यार से झगड़ कर मेरे पास आई, खुद को बदल डाला, मगर दिल को न बदल सकी।
तुम्हारा दिल तो वही है, तुम्हारे गीतों की सही ताल सिर्फ मानव है। और आज तुम्हें मुझे जिताना है। जानती हो कैसे? अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो और भागकर सबके सामने मानव के पास चली जाओ। प्लीज, तेरी खातिर, हम तीनों की खुशियों की खातिर जाओ जाओ मानसी। आज से हम लोग हमेशा, मैं, तुम और मानव दोस्त बनकर रहेंगे। I like him, he's a great guy. Go मानसी, go, go. आपने कहा कि सुभाष जी का कहना था कि इस फिल्म का जो की एलिमेंट है वो उसका म्यूजिक है। जी, म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर ए.आर. रहमान का चुनाव कितना सोच समझ के किया गया था, जबकि बख्शी साहब के म्यूजिक पर, बख्शी साहब की फिल्मों में ए.आर. रहमान तब तक शायद नहीं आए थे। ये तो यूनुस साहब मुझे नहीं मालूम कि रहमान ने और बख्शी साहब ने पहले काम किया था या नहीं, मुझे याद नहीं, शायद नहीं किया होगा। जी जी, सुभाष घई के साथ भी रहमान नहीं आए थे। नहीं, सुभाष घई के साथ रहमान साहब का संबंध शुरू हुआ था शिखर से, जो पिक्चर नहीं बनी। जी, शिखर एक फिल्म बन रही थी जो नहीं बनी, और उसका एक गाना जो हम लोगों ने जब सुना तो हमने कहा कि ये गाना बहुत अच्छा है और ये गाना होना चाहिए इस फिल्म में, ताल में। तो एक गाना जो है वो शिखर का इसमें लिया गया। एक गाना और बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा गाना था, गज़ल थी एक, जो अभी तक बख्शी साहब की लिखी हुई गज़ल और रहमान साहब का म्यूज़िक वो सुभाष जी के पास रखा हुआ है, वो कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो उस वक्त से एक रिलेशन तो बन गया था। अच्छा, जो बारीकियां चाहते थे सुभाष जी, जो म्यूजिक की बारीकियां चाहते थे और जिस तरीके से वो साजों को इस्तेमाल करना और साजों से म्यूजिक को सजाना, जी, मैं समझता हूँ जितना हमारे आज के ज़माने में जितना रहमान जानते हैं शायद कोई नहीं जानता साजों का इस्तेमाल। और वो आप ताल में देखेंगे कि ताल में जो लास्ट का परफॉर्मेंस है, वो लड़की जो फॉरेन में परफॉर्म करती है जिस तरीके से, और उसमें जो साजों का जो इस्तेमाल किया गया है वो बड़े गज़ब का है। और उसके लिए रहमान के कैलिबर की ज़रूरत थी, तो रहमान वहाँ थे और रहमान ने भी ये सोच के कि सुभाष घई और इतनी बड़ी फिल्म और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, उन्होंने भी बहुत मेहनत की एंड उनकी मेहनत कामयाब हुई। रस्ते पे नैन वे, दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी में हाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी में हाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। सावन ने आज तो मुझको भिगो
मैं तेरे वास्ते माना जान है, तू मेरे वास्ते माना जान हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूं, तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ, इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, 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 ताल से ताल मिला। जावेद साहब, अब हम जिस फिल्म की बात करना चाहते हैं वो है कोई मिल गया। हिंदुस्तान में जो विज्ञान फंतासी फिल्में हैं, साइंस फैंटेसीज की ज्यादा रवायत नहीं रही। कोई मिल गया एक बड़ी अलग और अजीब तरह की फिल्म थी। हमें बताइए कि ये जो फिल्म है, आपके डायलॉग थे इस फिल्म में, ये जो फिल्म है, इसकी कहानी और इसका जो इसको जो बुनने का सिलसिला है वो कैसा था? भाई, ये कहानी का तो मैंने ऐसा सुना है कि कहानी बहुत पहले, यानी जब कोई मिल गया, कौन से साल की फिल्म है कोई मिल गया? 2003 की फिल्म है। नहीं, शायद उसके बाद की है। अच्छा, चलिए, जो साल की भी हो, उससे कई साल पहले ये स्क्रिप्ट जो है ये बनी थी। खुद कुछ राकेश रोशन साहब ने बनाई थी, कुछ शायद इसमें सचिन भौमिक इन्वॉल्व थे, शायद हनी ईरानी भी इन्वॉल्व थी। कई लोगों ने मिलके ये एक साई-फाई फिल्म बनाने की कोशिश की थी। जी। लेकिन ये कि जो बात आपने कही, वो बात बहुत सारे लोगों ने कही कि ये भाई हिंदुस्तान में तो ये इस किस्म की फिल्में बनती नहीं है, और अगर बन जाएंगी तो चलेंगी नहीं। इसलिए राकेश जी ने वो फिल्म जो थी वो शेल्व कर दी थी। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि ये फिल्म हम नहीं बनाएंगे। लेकिन ऋतिक जो हैं वो बहुत समझदार लड़का है, और उसको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद था, और उसको मालूम था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें जाना तो है इस सिमत में। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अमेरिका से आने वाली इस किस्म की फिल्में देखें और पसंद करें, जापान से आने वाली इस किस्म की फिल्में देखें और पसंद करें, और अपने देश में आप बनाने की कोशिश न करें, जबकि हम हर मामले में उनकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। तो यहाँ हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल जब बढ़ा, बात आगे बढ़ी, तो ऋतिक की बात लोगों की समझ में आई, ख़ास तौर से अपने राकेश जी की, और उन्होंने कहा कि चलो ये फिल्म बनाते हैं। इस कायनात, इस ब्रह्मांड में तारों की हजारों ग्रुप्स हैं जो गैलेक्सीज कहलाते हैं। हमारी दुनिया जिस गैलेक्सी में है उसे मिल्की वे यानी आकाश गंगा कहा जाता है। मेरे पति जो एक स्पेस साइंटिस्ट थे, कहा करते थे कि आकाश गंगा की तरह और भी अनगिनत गैलेक्सीज हैं जिनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, दूसरी दुनियाओं में जीवन की खोज। उन्होंने तरह तरह की गैजेट्स बनाए थे जिनके जरिए वो डाटा यानी इंफॉर्मेशन जमा किया करते थे और स्पेस में साउंड सिग्नल्स भेजा करते थे। उनका कहना था कि आवाज कभी नहीं मरती और हमेशा ब्रह्मांड में लहरों की शक्ल में घूमती रहती है। उन्हें यकीन था कि किसी न किसी और दुनिया में कभी न कभी कोई उनके साउंड सिग्नल जरूर सुनेगा और जवाब जरूर देगा। एक शाम ओम 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 ओम
कहते हैं दिन में सपना देखना बुरी आदत है। घर जाओ, सो जाओ। ये भी नहीं जानते हर डिस्कवरी, हर खोज पहले एक सपना ही होता है। तुम दिल छोटा मत करो संजय। दुनिया हर नई बात को पहले ठुकराती है, बाद में मान लेती है। हमारे साथ भी यही होगा। संजय, क्या ये हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की वो दुनियाएं जो एक दूसरे से करोड़ों मील दूर हैं, कभी मिल पाएंगी? क्यों नहीं हो सकता है? जिस तरह हम चांद पे गए हैं, मार्स और जुपिटर पे स्पेस शटल्स भेजे हैं, उसी तरह वो भी हमारी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए कई बार उड़न तश्तरी यानी UFOs देखे गए हैं। ये लाइट्स ऑन ऑफ क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? तो मुझे जब ये कहानी सुनाई गई तो मोरलेस इसी फॉर्म में थी, लेकिन जरा सा कुछ थोड़ा सा अलग था। इसमें वो लड़का जो था वो इस किस्म का कैरेक्टर नहीं था जिस किस्म का कैरेक्टर उसने बनाया बाद में, लेकिन ये कि था थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर था कि जो कम फहम कैरेक्टर था। लेकिन ये कि जैसे जैसे वो फिल्म पर डिस्कशन होता गया, प्रोग्रेस उसकी होती गई और एंथुजियाज्म बढ़ता गया, उसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक तो खुद हीरो ही था और सब बाकी सब लोग भी। क्या होता है कि अगर एक आदमी को बहुत जोश हो तो बाकी देखने वालों को भी जोश आ जाता है जी। तो बाकी देखने वाले भी बहुत जोश में आ गए और राकेश जी ने कहा कि अच्छा, अब अगर इस फिल्म को बनाना ही है तो फिर बहुत बड़े स्केल पे बनाना है। क्यों ना चाहे वो फॉरेन से स्पेशल इफेक्ट्स के लोग थे, जो आपके जो हमारे इसमें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह जितने भी हुए हैं, CG जितना हुआ है, उसके लिए एक्सपर्ट्स बुलाए गए और उनको दिया। हालांकि वो बहुत महंगा है, मतलब उस जमाने में कुछ 30,000 रुपीज़ पर सेकंड का कुछ इस किस्म का हिसाब किताब था। लेकिन ये कि वो लोग पीछे नहीं हटे जी और उन्होंने कोशिश की कि उसको बनाएं। वो बादलों के ऊपर तस्वीरों का बनना और वो जो उड़न तश्तरी आती है, जो फ्लाइंग सॉसर आती है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो उनको आई वो थी वो जादू जो कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया था उसको बनाने में। जी जी। क्योंकि जादू का जो सर है वो टोटल मैकेनिकल है, लेकिन बॉडी जो है वो एक डॉर्फ एक एक्टर है बोना, उसको लिया गया था और उससे उसको इस्तेमाल किया गया था। लेकिन होता ये था कि वो सारी उसको मशीन को सेट करते करते उसको 1-1 घंटा 2-2 घंटे से एक शॉट के लिए लग जाते थे। बहुत मुश्किल से उसकी शूटिंग हुई। लेकिन ये कि राकेश जी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो हारे नहीं और उन्होंने वो फिल्म बनाई और बहुत अच्छी फिल्म बनाई। और हैरत की बात यह है कि जब फिल्म बन रही थी तो आम तौर पर ये ख्याल था कि इसका टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं जी, मतलब बच्चों की फिल्म। हाँ, 8 से 15-16 साल तक के बच्चे जो हैं वो इसको बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन बड़ों ने ज़्यादा एंजॉय किया। जी हाँ, बड़ों को बहुत अच्छा लगा। प्रीति जिंटा ने भी बहुत प्यारा काम किया, बहुत शी इज सो गुड। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि गलती मुझसे हुई है, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम और कोई शरारत करने नहीं बल्कि सॉरी बोलने आए हो। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी। और मैं ही नहीं बल्कि राज, मोंटी और वो सारे लड़के भी तुम्हें सॉरी बोलेंगे और आज के बाद तुम्हें कोई नहीं सताएगा। और किसी ने सताया तो मैं और तुम मिल के उनकी पिटाई करेंगे। तुम भी? अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं। सच? मुझ सॉरी। इट्स ओके। अब तुम सब भी रोहित को सॉरी बोलो। सॉरी रोहित। सॉरी। हाय रोहित। हाय। सॉरी रोहित। इट्स ओके। देखा मैंने क्या कहा था?
अब तो खुश हो ना? और तुम लोग भी सुन लो, आज के बाद नो झगड़ा, नो मस्ती, सिर्फ दोस्ती। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। और फिसल गया, ये तूने क्या किया। चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। अरे फिसल गई, ले तेरे संग हो चली। नजर ये किसकी हमें लगी कि चलते चलते फिसल गए। हंसी हंसी में क्या हुआ, हम बदल गए। क्यों बदल गए, हम बदल गए। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। और फिसल गया, ये तूने क्या किया। अच्छी हो इसलिए। क्यों अच्छी हो ये बताओ तुम। क्यों बताऊं मैं, तुम इतने भोले हो किस लिए। तुम इतनी अच्छी हो इसलिए। क्यों अच्छी हो ये बताओ तुम। क्यों बताऊं मैं, कुछ बताओ। क्यों बताऊं मैं। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। अरे फिसल गई, ले तेरे संग हो चली। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। और फिसल गया,
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तलवड़कर, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। जारी रहेंगे जावेद सिद्दीकी की यादों के उजाले। नहीं, श्याम इज ए वेरी नाइस मैन, वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज ए डार्लिंग। सो उनको तो बहस करने के बजाय उनको छेड़ने में ज्यादा मजा आता है। अगर आप उनको छेड़ दीजिए तो फिर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले से समझे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद द वे श्याम टैकल्स रेफरेंसेस के भंडार हैं। ही इज ए वंडरफुल पर्सन। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।